हेलो एवरीवन, इट्स मिस स्मिता फ्रॉम दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हम अपनी फाउंडेशन डिज़ाइन इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये हमारी सीरीज चल रही थी रिवीजन के लिए। तो हमने बाकी यूनिट्स की जो हमारी प्रीवियस 3 यूनिट थी उनका रिवीजन कर लिया था। नाउ आज हम अपनी 4th यूनिट एंड ऑनवर्ड यूनिट्स का रिवीजन करने वाले हैं। जो हमारी 4th यूनिट रहने वाली है वो रहेगी वेल फाउंडेशन एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर। वेल फाउंडेशंस क्या होती हैं एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू केसिंग। केसिंग होती क्या है? केसिंग मीन्स किसी चीज़ का केसिंग करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बंद कर देना। केसिंग जो होता है वो बॉक्स लाइक फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम संक करते हैं सॉइल में या फिर वाटर में। जो केसिंग्स होती है उनका यूज़ हम सॉइल में करते हैं या फिर वाटर में करते हैं। ये यूज होती है डेप्थ फाउंडेशंस के लिए, ब्रिजेज में एंड वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर में। ऐसे स्ट्रक्चर जो हमें वाटर में बनाने हो, जस्ट लाइक ब्रिज या फिर कोई और अदर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ केसिंग्स। केसिंग्स के टाइप्स होते हैं बॉक्स केसिंग्स जो बॉक्स के शेप के होते हैं, ओपन केसिंग्स जिनको हम वेल फाउंडेशन भी बोलते हैं, एंड फिन्यूमेटिक केसिंग्स। बॉक्स केसिंग्स। बॉक्स केसिंग्स के फीचर्स होते हैं ओपन होता है टॉप में एंड क्लोज होता है बॉटम में। ऐसा स्ट्रक्चर जो ओपन से टॉप हो, जस्ट लाइक ए बॉटल, ओपन से खुला होता है और नीचे से बंद होता है। इसको कंस्ट्रक्ट हम लैंड पे करते हैं एंड फ्लोटेड टू साइड। हम पहले इसको अपने कहीं पर लैंड में इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन जो हमारी साइट होती है वाटर में वहाँ तक इसको फ्लोट करके ले जाया जाता है। ये यूज होता है सैलो डेप्थ्स के लिए। इसके यूजेस होते हैं, ये ब्रेक वाटर में यूज होता है, सी वॉल्स में यूज होता है एंड सैलो बियरिंग स्ट्रेटा में यूज होता है। जहाँ पर हमारे डेप्थ सैलो चाहिए होती वहाँ पर यूज होता है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। सबसे पहले हम फैब्रिकेशन करते हैं। फैब्रिकेशन मीन्स जो इसका आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, देन इसकी हम लॉन्चिंग करते हैं। लॉन्चिंग मीन्स जहाँ पर हमें इसको ले जाना है, जहाँ पहुँचाना है वहाँ के लिए इसको वहाँ पहुँचाने के लिए स्टार्ट करते हैं। देन फ्लोटिंग। देन अगर हमें इसको पानी में पहुँचाना है तो इसको फ्लोट किया जाता है। देन जहाँ पर इसको हमें प्लेस करना होता है वहाँ पर इसकी पोजिशनिंग करी जाती है। इसको पोजिशनिंग करने के बाद इसको वहाँ पर सिंक करा जाता है। जब हम इसे वहाँ पर सिंक कर देते हैं तो उसके बाद इसके अंदर फिलिंग करी जाती है। फिलिंग मीन्स इसके अंदर मटेरियल्स को भरा जाता है, जैसे एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट्स, हमें जो भी भरना है, सॉइल एंड सो ऑन। देन है ओपन केसिंग्स या फिर वेल फाउंडेशन। ओपन केसिंग्स को वेल फाउंडेशन भी बोलते हैं। इसके फीचर्स होता है ओपन होता है बोथ टॉप एंड बॉटम। जैसे कि हमने देखा था जो हमारे बॉक्स केसिंग्स होते हैं वो ऊपर से खुले होते हैं और नीचे से बॉटम से बंद होते हैं, बट जो हमारे वेल फाउंडेशन होते हैं दोनों ही एंड से, टॉप से एंड बॉटम से, दोनों ही जगह से खुले होते हैं। ये मोस्ट कॉमन ब्रिज फाउंडेशन में यूज होते हैं इंडिया में। इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन को मार्क करते हैं। मींस जहाँ पर हमें इनको पोजीशन करना है, जहाँ पर इनको इस्टेब्लिश करना है वहाँ पर हम एक मार्क करते हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके कर्व को। कर्व मीन्स आउटर जो इसका एरिया होता है, आउटर कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन हम इसकी स्टीनिंग को बिल्ड करते हैं। स्टीनिंग जो इसकी वॉल्स होती हैं उनको बिल्ड करते हैं। देन एक्सकेवेशन इनसाइड वेल। देन वेल के अंदर हम एक्सकेवेशन करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। जहाँ पर हमें इसे पोजीशन करना होता है वहाँ पर से हम मिट्टी निकालते हैं और इसको उसके बाद वहाँ पर सिंक कर देते हैं। देन हम इसका बॉटम प्लग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन इसमें सैंड को फिल करते हैं। देन हम इसकी वेल कैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्यूनोमेटिक केसिंग्स। फ्यूनोमेटिक केसिंग्स होती हैं जो एयर टाइप वर्किंग चैम्बर होता है, उसमें कॉम्प्रेस एयर को हम प्रिवेंट करते हैं वाटर एंट्री के लिए। मीन्स एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें एयर ना पहुँचे या फिर बाहर की, उसमें एक कॉम्प्रेस्ड एयर को हम भरते हैं जो प्रिवेंट करती है वाटर की एंट्री को। इसको हम जब वाटर बॉडी में इस्टेब्लिश करते हैं, पहुँचाते हैं, उसके बाद हम एक चैम्बर बनाते हैं इसमें ऐसा जिस चैम्बर में वाटर ना पहुँच पाए, ताकि वहाँ पर उस चैम्बर में जो हमारे वर्कर्स हैं वो काम कर पाए। एक्जीवेशन डन इन ड्राई कंडीशन। और हम जो एक्जीवेशन है उसको हम ड्राई कंडीशन में कर पाएँ। इसका यूज़ होता है डीप अंडर वाटर फाउंडेशंस में। स्टेप्स होते हैं, पहले हम लोअर केजेस बनाते हैं, फिर हम सप्लाई करते हैं वहाँ पर कॉम्प्रेस्ड एयर को। देन कॉम्प्रेस्ड एयर को जब हम सप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर एक चैम्बर बन जाता है जिसमें वर्कर्स काम कर पाए, जहाँ पर कॉम्प्रेस्ड एयर है एंड वाटर नहीं घुस पा रहा है। देन हम वहाँ पर वर्कर्स हमारे एक्सक्यूशन करते हैं, देन कॉन्क्रीटिंग करते हैं। नेक्स्ट है शेप्स ऑफ वेल्स। वेल्स के शेप्स क्या क्या होते हैं? सिंगुलर
सिंगल सर्कुलर, ट्विन सर्कुलर, डम वेल, डबल डी, ट्विन हेक्सागोनल, ट्विन ऑक्टागोनल, रेक्टेंगुलर। ये हमारे शेप ऑफ वेल, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेस भी लगे हैं, सर्कुलर, डम वेल, डबल डी वेल, ट्विन ऑक्टागोनल, ट्विन हेक्सागोनल, ट्विन सर्कुलर, रेक्टेंगुलर एंड ऑल दीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिंगल सर्कुलर होते हैं वो इजी होते हैं हमें सिंक करने में, और ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। जो ट्विन सर्कुलर होते हैं वो उनका जो बेस होता है वो वाइडर होता है एंड ये बेटर लेटरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो डम वेल्स होते हैं ये गुड होते हैं लॉन्ग पायर्स के लिए एंड बेटर मूवमेंट रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। जो डबल डी होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं, लेस वाटर ऑब्स्ट्रक्शंस होता है इनमें, मीन्स अगर हम इनको कहीं पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा वाटर इनसे रुक नहीं पाता है, वाटर में कम ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। देन आता है रेक्टेंगुलर, ये यूज़ होते हैं अबेटमेंट्स में और मोर चांसेस होते हैं इनमें टिल्ट्स होने के रेक्टेंगुलर में। देन है कंपोनेंट ऑफ वेल फाउंडेशन। कंपोनेंट होता है कटिंग एज, हम ये देख सकते हैं कटिंग एज है, इसको नुकीला बनाया जाता है ताकि जब हम अपने फाउंडेशन को नीचे हम जब पेनिट्रेट करें सॉइल में तो ये हमारी सॉइल में नीचे जाने में हेल्प करे, ये नुकीला होता है। देन होता है वेल कर्व, ये हम देख सकते हैं वेल का कर्व, इस पार्ट को कहते हैं वेल कर्व। देन होता है हमारे पास स्टीनिंग, ये रही हमारी स्टीनिंग, जो आउटर बॉडी होती है कंक्रीट या फिर किसी से भी बनती है, इसको कहते हैं स्टीनिंग। देन होता है बॉटम प्लग, ये रहा हमारा बॉटम प्लग जिसमें हम सीमेंट कंक्रीट को भरते हैं। देन है सैंड फिलिंग, इस पार्ट में हम करते हैं सैंड की फिलिंग, यहाँ पर हम सैंड को भर देते हैं। देन आता है टॉप प्लग, ये रहा हमारा टॉप प्लग, ये भी सीमेंट कंक्रीट से बनता है। देन आता है हमारा लास्ट में वेल कैप, ये रही हमारी वेल की एट द टॉप वेल कैप। फंक्शंस होते हैं इनकी, जो कटिंग एज होती है वो कट करती है सॉइल को ड्यूरिंग सिंकिंग के टाइम पे और रिड्यूस करती है रेजिस्टेंस को। जो स्टीनिंग होती है वो मेन बॉडी होती है वेल की, ये प्रोवाइड करती है वेट एंड स्ट्रेंथ हमारे स्ट्रक्चर को। जो बॉटम प्लग होता है वो सील बेस होता है और प्रिवेंट करता है नीचे से वाटर की एंट्री ना हो पाए। देन है सैंड फिलिंग, ये ऐड करता है डेड वेट इकोनॉमिकली। देन आता है वेल कैप, जो सबसे टॉप पे होती है, वो ट्रांसफर करती है लोड को पायर से वेल तक। देन है फोर्स एक्टिंग ऑन वेल फाउंडेशन, हमारे वेल फाउंडेशन में कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं। फर्स्ट है वर्टिकल लोड, वर्टिकल लोड में आ जाते हैं हमारे डेड लोड, लाइव लोड एंड इम्पैक्ट लोड। देन है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में होते हैं हमारे विंड फोर्स एंड वाटर करंट फोर्सेस। देन आता है हमारा अर्थ प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स एंड सेस्मिक फोर्सेस। इफेक्ट्स होते हैं इनकी, जो ये हमारे फोर्स अप्लाई होते हैं हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इन फोर्स की वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर होता है उसमें स्लाइडिंग होती है, ओवरटर्निंग होती है एंड सेटलमेंट होती है। स्लाइडिंग मीन्स अपनी पोजीशन से स्लाइड हो जाना, ओवरटर्न मीन्स अगर हमारा वेल है तो ओवरटर्न होके ऐसे में हो जाएगा, और सेटलमेंट मीन्स नीचे को डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। देन है ग्रिप लेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी। ग्रिप लेंथ इम्बेडेड डेप्थ बिलो स्कोर लेवल, मीन्स जो हमारा स्कोर का लेवल है उसके नीचे हमारी कितनी इम्बेडेड डेप्थ है। जब हम अपने वेल को नीचे अपना इम्बेडेड करते हैं वाटर बॉडी के अंदर तो एक स्कोरिंग लेवल होता है। स्कोरिंग लेवल मीन्स जिस लेवल तक हमारे वाटर के साथ हमारी मिट्टी बहती जाती है उस लेवल को बोलते हैं हम स्कोरिंग लेवल। समझिए हमारा रिवर है, यहाँ पर हमारी रिवर बहती है और जो यहाँ पर हमारा जो ये सॉइल है, यहाँ पर तक हमारी जो ये सॉइल है ये हमारे रिवर के साथ बहती जाती है, तो ये हमारा हो गया स्कोरिंग लेवल। अब स्कोरिंग लेवल से जो नीचे की डेप्थ है, जहाँ तक हमने अपने वेल को नीचे डाला हुआ है, इस डेप्थ को बोलेंगे इम्बेडेड डेप्थ। जो ये नीचे की डेप्थ होगी वो होगी इम्बेडेड डेप्थ, ये प्रोवाइड करती है हमें लेटरल स्टेबिलिटी। देन है बियरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल शुड सेफली कैरी लोड एंड मूवमेंट, वो लोड एंड मूवमेंट जो हमारी सॉइल सेफली कैरी कर पाए उसको कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी। देन आता है स्कोर, स्कोर मीन्स रिमूवल ऑफ सॉइल अराउंड फाउंडेशन ड्यू टू फ्लोइंग वाटर। जो हमारी फाउंडेशन है, हमने फाउंडेशन बनाई दी है, इसके अराउंड में जो वाटर है वो, इसके अराउंड में जो सॉइल है, जब वो सॉइल फ्लो होती है वाटर के साथ तो उसको बोलते हैं हम स्कोर। सिंकिंग ऑफ वेल, इसका मीनिंग होता है लोअरिंग वेल इनटू सॉइल बाय ड्रैगिंग सॉइल फ्रॉम इनसाइड, मीन्स लोअरिंग सिंकिंग ऑफ वेल मीन्स जो हमारी वेल है, जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वेल फाउंडेशन को, उसको नीचे सॉइल में पेनिट्रेट कर देना। स्टेप्स होते हैं इसमें भी वही है। सबसे पहले हम पोजीशन फिक्स करते हैं कौन सी जगह पे हमें अपने वेल को सिंक करना है। देन हम कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके जो आउटर होता है कर्व उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन स्टीनिंग बनाते हैं, साइड का जो
पार्ट होता है वो बनाते हैं, चाहे उसको हम कंक्रीट से बनाएं, ईंट से बनाएं, किससे भी बनाएं। देन ड्रैगडिंग करते हैं हम, मीन्स वहाँ पे खुदाई करते हैं। देन कैंटल एज करते हैं। देन टिल्ट करेक्शन करते हैं, मीन्स अगर हम जब उस वेल को नीचे डाल रहे हैं तो नीचे डालने में उसमें कोई टिल्ट तो नहीं आ रहे हैं, देन टिल्ट में करेक्शन करते हैं। देन उसका बॉटम प्लग बनाते हैं एंड देन उसमें सैंड की फिलिंग कर देते हैं। डिफ़िकल्टीज जो आती हैं सिंकिंग ऑफ वेल में वो है टिल्ट हो जाता है, या फिर अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है, या फिर सैंड की ब्लोइंग हो जाती है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं बीच में, जब हम नीचे डाल रहे हैं तो कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया नीचे में, या फिर एक्सेस स्किन फ्रिक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है टिल्ट एंड शिफ्ट। टिल्ट मीन्स इंक्लिनेशन फ्रॉम वर्टिकली इंक्लिनेशन हो गया, एंड शिफ्ट होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाना, ये होता है शिफ्ट। इनके कॉजेज होते हैं अनइवन ड्रैगडिंग, मीन्स जब हम अपने वेल को नीचे डाल रहे थे, जो हमने वहाँ से सॉइल को डग आउट कर रहे थे, जो हम सॉइल को निकाल रहे थे, अगर हम एक साइड में ज़्यादा सॉइल को डग कर देते हैं, एक साइड में कम सॉइल को डग करते हैं, इस कंडीशन में हमारा टिल्ट होने लग जाता है। अनइवन सॉइल रेजिस्टेंस मीन्स समझो हमारा जो वेल फाउंडेशन है जिसको हम नीचे सिंक कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा उसका एरिया है। इस साइड में अगर हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इस साइड की जो सॉइल है वो वीक है, वहाँ पर रेजिस्टेंस कम है। तो अब जब हम अपने वेल को डालेंगे तो हमारा जो सॉइल जहाँ पर रेजिस्टेंस सॉइल में ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, एंड जहाँ पर इस साइड में वीक सॉइल है इस साइड को हमारा जो वेल है वो ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा, ज़्यादा नीचे चला जाएगा। इसेंट्रिक लोडिंग मीन जो हमारा लोड है वो मिड पे नहीं लग रहा है, या फिर बोल्डर्स आ जाते हैं बीच में, पत्थर आ जाते हैं बड़े बड़े, या फिर सडन लॉस ऑफ स्किन फ्रिक्शन हो जाता है। इसके लिए रेमेडीज़ हैं, बैलेंस कैंटल एज होना चाहिए, यूनिफॉर्म ड्रैगडिंग होनी चाहिए, मीन जो हम खुदाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, कंट्रोल डी वाटरिंग होनी चाहिए, मीन जो अंदर वाटर होता है उसको जब हम निकालते हैं तो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, जेटिंग एंड चरिसलिंग होनी चाहिए, करेक्टिव लोडिंग होनी चाहिए, मीन्स लोड हमारा करेक्टली लगना चाहिए, एंड सैंड बैग एंड एंकोरेज होने चाहिए। नाउ रिटेनिंग वॉल होती है जो स्ट्रक्चर जिसको हम यूज़ करते हैं रिटेन करने के लिए सॉइल को डिफरेंट लेवल्स पे। इसका यूज़ करते हैं हम रिटेनिंग वॉल का हाईवे एम्बैंकमेंट्स में, ब्रिज अबेटमेंट्स में, बेसमेंट्स में एंड हिली रोड्स में। हम देख सकते हैं ये है हमारी रिटेनिंग वॉल, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा था। देन आता है कंपोनेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल, स्टीम, हिल, टो, बेस स्लैब, सियर की एंड ड्रेनेज सिस्टम। हम देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं, ये पार्ट जो ये होता है हमारा टो, ये होती है ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है हिल, इसको हम बोलते हैं बेस, ये हमारा फ्रंट पेज है फेस है, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टीम, एंड जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ से हमारा जो ये बैक साइड है, इस साइड हमारी सॉइल होती है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है ड्रेनेज या फिर वीप होल। फंक्शन जो हील का फंक्शन होता है हम देख सकते हैं इस पार्ट को हम बोलते हैं हील का जो फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है हमें स्टेबिलिटी यूजिंग सॉइल वेट, सॉइल का वेट ही यूज़ करके हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन आता है टो, जो ये होती है टो होती है हमें रेजिस्ट करती है ओवरटर्निंग से, हमारी ओवरटर्निंग नहीं होती है इससे। देन आता है शेयर की, जो हमारी शेयर की होती है वो इंक्रीज़ करती है हमारी स्लाइडिंग रेजिस्टेंस को। देन ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो रिमूव करता है वाटर प्रेशर को। हम देख सकते हैं जो हमारे पीछे सॉइल होती है इसके आगे हमने जो ये रिटेनिंग वॉल बनाई हुई है, जो यहाँ पर वाटर होता है वो हमारा ड्रेनेज से बाहर निकल जाता है, तो जो वाटर प्रेशर होता है वो हमारा बाहर निकल जाता है। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। फर्स्ट है ग्रेविटी वॉल वो होती है जिसको जो अपना सेल्फ वेट यूज़ करती है और सुटेबल होती है स्मॉल हाइट्स के लिए। अगर हमें रिटेनिंग वॉल्स की हाइट कम रखनी है तो वहाँ पर हम ग्रेविटी वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देन आती है हमारी कैंटिलीवर वॉल, जो कैंटिलीवर वॉल होती है वो आरसीसी से बनी होती है, इकोनॉमिकल होती है मीडियम हाइट्स के लिए। देन आती है काउंटर फॉल्ट वॉल, जो काउंटर फॉल्ट वॉल होती है वो यूज़ होती है लार्ज हाइट्स के लिए, एंड काउंटर फॉल्ट जो होता है वो रिड्यूस कर देता है हमारी बेंडिंग मूवमेंट को। देन आती है हमारी सीट पाइल वॉल, जो सीट पाइल वॉल होती है वो थिन इंटरलॉकिंग सीट से बनी होती है, ये यूज़ होती है सॉफ्ट सॉइल में एंड वाटर फ्रंट वर्क में। देन आती है हमारी रिइंफोर्स्ड अर्थ वॉल, जो रिइंफोर्स्ड अर्थ वॉल होती है उसे हम यूजेस करते हैं रिइंफोर्स्ड सॉइल में, और ये फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिकल होती है। देन नेक्स्ट है हमारा अर्थ प्रेशर में एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है, ये
जो हमारी वॉल होती है वो मूव होती है अवे फ्रॉम सॉइल। मीन्स जो एक्टिव प्रेशर होता है उसमें जो हमारी वॉल है, ये जो हमारा पार्ट है सॉइल का है, ये यहाँ पे हमने वॉल बनाई है, जब इस पे एक्टिव प्रेशर लगेगा हमारी वॉल पे तो ये वॉल अवे फ्रॉम सॉइल जाएगी, ये हमारी सॉइल है इससे दूर जाएगी। जब हमारा पैसिव प्रेशर लगेगा तो जो हमारी वॉल है वो मूव होगी टुवर्ड सॉइल। मीन्स ये हमारी वॉल है, ये सॉइल है, तो ये हमारी वॉल सॉइल की तरफ को मूव होगी। और देन होता है नेक्स्ट एट रेस्ट प्रेशर। रेस्ट प्रेशर मीन्स वॉल डज नॉट मूव, ना ही हमारी वॉल मूव हो रही है अपोजिट साइड में, ना ही सॉइल के साइड में, ये होती है हमारी रेस्ट प्रेशर। देन है फेलियर ऑफ रिटेनिंग वॉल। जो फेलियर हमारे रिटेनिंग वॉल में आते हैं उनके टाइप्स होते हैं ओवरटर्निंग फेलियर, स्लाइडिंग होती है, बियरिंग फेलियर हो जाता है, स्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है और सेटलमेंट हो जाता है। इनका प्रिवेंशन कर सकते हैं हम वाइडर वेज बना के कर सकते हैं, शेयर की बना के कर सकते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को रख के कर सकते हैं एंड गुड सॉइल इन्वेस्टिगेशन रख के कर सकते हैं। देन आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल। इसमें स्टेप्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हमें करना होता है साइट को प्रिपरेशन करनी होती है, जिस साइट पे हम बनाने वाले हैं रिटेनिंग वॉल उस साइट को हमें प्रिपेयर करना होता है। देन हमें करना होता है एक्सकेवेशन, वहाँ पर अपनी फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करना होती है। देन फाउंडेशन की प्रिपरेशन करनी होती है। देन इन्फोर्समेंट करना होता है वहाँ पर। देन फॉर्म वर्क करना होता है, कंक्रीटिंग करनी होती है। देन क्यूरिंग करनी होती है, जो कंक्रीट का हमने स्ट्रक्चर बना दिया उसकी क्यूरिंग करनी होती है। देन बैक फिलिंग करनी होती है एंड ड्रेनेज का इंस्टॉलेशन करना होता है। नेक्स्ट है सीट पाइल। सीट पाइल जो होती है वो थिन पतली सी इंटरलॉकिंग सीट से बनी होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं रिटेन करने में सॉइल या फिर वाटर को। ये थिन सीट से बनी होती है, सीट्स हमारी मेटल की भी हो सकती है या फिर फाइबर्स की किसी भी चीज़ की हो सकती हैं। इनको हम यूज़ करते हैं कॉफर डैम्स में, एक्सकेवेशन के सपोर्ट्स में, रिवर बैंक प्रोटेक्शन में या फिर वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स में। टाइप्स ऑफ सीट पाइल। जो हमारी सीट पाइल होती है वो टिम्बर सीट पाइल्स भी होती हैं। टिम्बर सीट पाइल्स का एडवांटेज होता है ये लाइट वेट होती है और इकोनॉमिकल होती है। डिसएडवांटेज होती है जो हमारी टिम्बर सीट पाइल होती है उनकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट होती है और स्ट्रेंथ लो होती है। देन नेक्स्ट है आरसीसी सीट पाइल। जो आरसीसी सीट पाइल होती है उसका एडवांटेज होता है ड्यूरेबल होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन डिसएडवांटेज होता है ये हैवी होती है एंड डिफ़िकल्ट होती है हैंडल करने में। देन आता है स्टील सीट पाइल। जो स्टील सीट पाइल होती है उसका एडवांटेज होता है ये रीयूजेबल होती है, हम उसको दोबारा से अगर हमें कहीं पर कंस्ट्रक्शन करने में स्टील सीट पाइल की ज़रूरत है, यहाँ पर हम स्टील सीट पाइल लगा रहे हैं, अगर हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो हम स्टील सीट पाइल्स को यहाँ से निकाल के कहीं और पे अगर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है वहाँ पर रीयूज़ कर सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ हाई होती है, ये डीप ड्राइविंग पॉसिबल होती है इनमें। डिसएडवांटेज होता है इनमें कोरोजन हो जाता है और हायर इनिशियल इनकी कॉस्ट होती है। देन टाइप ऑफ सीट पाइल स्ट्रक्चर। सीट पाइल स्ट्रक्चर, जो सीट पाइल्स होती है उनके स्ट्रक्चर्स के टाइप होते हैं कैंटिलीवर सीट पाइल, एंकर्ड बल्क हेड सीट पाइल्स, ब्रेस्ड सीटिंग एंड कॉफर डैम्स। इनके एडवांटेज होते हैं इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है सीट पाइल्स का वो काफ़ी फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है एंड यूज़फुल होती है डीप एक्सकेवेशंस में और सुटेबल होती है टेम्परेरी वर्क्स में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस यूनिट से, जैसे कि एक्सप्लेन वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक्सप्लेन फोर्स एक्टिंग ऑन वेल फाउंडेशन, कौन कौन से फोर्स हमारे वेल फाउंडेशन पे अप्लाई होते हैं। एक्सप्लेन करना है कॉज एंड डैमेजेस फॉर टिल्ट एंड शिफ्ट। टिल्ट और शिफ्ट क्या होती है, इनके होने के कारण क्या होता है और इनकी रेमेडीज क्या होती है। एक्सप्लेन रिटेनिंग वॉल्स। रिटेनिंग वॉल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। एंड एक्सप्लेन सीट पाइल्स एंड दियर यूजेज। जो हमारी सीट पाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, उनके यूजेज क्या होते हैं एंड ऑल दीज। देन हमारी यूनिट फिफ्थ। हमारी यूनिट फिफ्थ है सॉइल रिइंफोर्समेंट टेक्निक। तो हम अपने इस यूनिट 5 में भी रिवीजन में देखने वाले हैं सॉइल रिइंफोर्समेंट टेक्निक। सबसे पहले हम देखते हैं जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज ऑफ रिइंफोर्स सॉइल। रिइंफोर्स सॉइल जो हमारी होती है, रिइंफोर्स सॉइल्स मीन्स जो सॉइल है उसमें हमने रिइंफोर्सिंग मटेरियल को ऐड कर लिया है। रिइंफोर्सिंग मटेरियल होता है हमारा स्टील की स्ट्रिप्स, मेटल ग्रिड्स, जियो टेक्सटाइल्स, जियो ग्रिड्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड बैम्बो पॉलीमर स्ट्रिप्स। ये सब हम एज अ रिइंफोर्स मटेरियल यूज करते हैं। रिइंफोर्समेंट हम करते हैं ताकि इससे हमारी सॉइल है वो स्ट्रांग हो जाए कंप्रेशन में, क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है वो टेंशन में वीक होती है तो और कंप्रेशन में वो स्ट्रांग होती है। तो रिइंफोर्स करने के बाद हमारी जो सॉइल है वो टेंशन में भी स्ट्रांग हो जाती है।
रिन्फोर्समेंट सॉइल का रिन्फोर्समेंट इम्प्रूव कर देता है हमारी स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को, बियरिंग कैपेसिटी को, सेटलमेंट कंट्रोल कर देता है एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है हमारी सॉइल को। नीड फॉर सॉइल रिन्फोर्समेंट, सॉइल रिन्फोर्समेंट की नीड क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है वो लो होती है शियर स्ट्रेंथ में, उसमें हाई सेटलमेंट होता है, पुअर बियरिंग कैपेसिटी होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है एंड जो स्लोप इंस्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है, इरोजन की प्रॉब्लम्स होती हैं। टाइप्स ऑफ रिन्फोर्समेंट, फर्स्ट देखते हैं स्टील स्ट्रिप। इसके एडवांटेज होते हैं, ये हमारे स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, लो डिफॉर्मेशन होता है एंड गुड होता है हैवी स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज होती है इसमें क्रोजन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हैवी होते हैं ये हैंडलिंग करने के लिए एंड इसमें मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। सेकंड आता है जो हमारा रिन्फोर्समेंट टाइप, वो है मेटल ग्रिड। इसके एडवांटेज होते हैं, इसकी हाई रिजिडिटी होती है, ये गुड होता है सॉइल इंटरलॉकिंग के लिए एंड सुटेबल होता है स्लोप्स में। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज होता है, इसमें कोरोजन की प्रॉब्लम आ जाती है एंड ये मेटल से बना होता है तो इसका वेट हैवी होता है और जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देन आता है जियो टेक्सटाइल्स, ये यूज्ड होता है रिन्फोर्समेंट में, फिल्ट्रेशन में, ड्रेनेज में एंड सेपरेशन में। इसके एडवांटेज होते हैं, ये लाइट वेट का होता है, इजी इंस्टॉलेशन होता है, गुड ड्रेनेज होता है इसमें। बट इसके डिसएडवांटेज होते हैं, इसमें लोअर जो स्टिफनेस होती है वो काफ़ी कम होती है, ये डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के टाइम पे और क्लॉगिंग इन फाइन सॉइल इसमें हो जाती है। देन आता है जियो ग्रिड्स। जियो ग्रिड्स के एडवांटेज होते हैं, ये एक्सीलेंट होते हैं इंटरलॉकिंग में, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी, ये कोरोजन से रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें कोरोजन नहीं लगता है। बट इसमें डिसएडवांटेज होते हैं, ये लेस इफेक्टिव होते हैं क्ले में, अल्ट्रा वायलेट रे से सेंसिटिव होते हैं, ख़राब हो जाते हैं और ये कॉस्टली होते हैं। देन आता है हमारा फिफ्थ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज होते हैं, जो हमारी रिइंफोर्समेंट होती है वो ऑल डायरेक्शन में हो जाती है हमारे सिंथेटिक फाइबर से, ये हमारे क्रैकिंग को रिड्यूस कर देते हैं और इजी कंस्ट्रक्शन हो जाता है हमारे सिंथेटिक फाइबर्स रिइंफोर्समेंट का। लेकिन डिसएडवांटेज होते हैं, इनको मिक्स करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लो होती है और ये डिपेंड करता है फाइबर के कंटेंट पे, मीन्स हमने कितना फाइबर मिक्स करा हुआ है। देन आता है बैम्बो पॉलीमर स्ट्रिप्स। एडवांटेज होते हैं, जो बैम्बो होते हैं वो चीप होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं वो कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं और इनको हम ट्रांसपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। बट इनके डिसएडवांटेज होते हैं, जो बैम्बो होता है वो डिके होने लग जाता है टाइम के साथ, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो लोअर स्ट्रेंथ होती है स्टील से एंड लिमिटेड लाइफ टाइम होती है इनकी। अब है इम्पॉर्टेंट जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है शियर स्ट्रेंथ, जो हमारी रिइंफोर्समेंट होती है वो इंक्रीज कर देती है अपेरेंट कोहेजन को, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को, इसका रिजल्ट मिलता है। इन दोनों की इंक्रीज होने से हमारी बेटर स्टेबिलिटी हो जाती है और हाई लोड कैपेसिटी हो जाती है। इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। यहाँ पर हमारा जो टाउ है वो है शियर स्ट्रेंथ, सी है कोहेजन, सिग्मा है नॉर्मल स्ट्रेस एंड फाइव है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सेकेंड जो हमारी होती है जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी वो होती है बियरिंग कैपेसिटी। रिइंफोर्समेंट जो हमारी होती है वो इंक्रीज कर देती है हमारी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी रेशियो होता है QUR अपॉन QU। QUR है हमारा रिइंफोर्समेंट सॉइल बियरिंग कैपेसिटी और QU है अनरिइंफोर्स सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। QU मीन्स वो सॉइल जिसमें हमने रिइंफोर्समेंट नहीं करा है उसकी कैपेसिटी एंड QUR मीन्स वो सॉइल जिसमें हमने रिइंफोर्समेंट करा है उसकी बियरिंग कैपेसिटी। थर्ड आता है सेटलमेंट, जो हमारा रिइंफोर्समेंट होता है वो रिड्यूस कर देता है सेटलमेंट को, इम्प्रूव करता है हमारे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को और इंक्रीज कर देता है हमारे स्टिफनेस को। फोर्थ आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, हमारे रिइंफोर्समेंट से हमारा रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस ड्यू टू रिइंफोर्समेंट हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है और ये यूज़फुल होते हैं सॉफ्ट क्ले में और इम्बैकमेंट्स में। फिफ्थ आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो नेचुरल सॉइल होती है उसकी वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड जब हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारी टेंसाइल होती है रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। देन सिक्स आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो रिइंफोर्स सॉइल होती है उसकी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ER ग्रेटर देन ES। ER है रिइंफोर्स सॉइल मॉडुलस एंड ES है सॉइल मॉडुलस, वो सॉइल मॉडुलस जो हमारी इनिशियल सॉइल का था एंड ER वो है जो रिइंफोर्समेंट करने के बाद का मॉडुलस है।
सेवन्थ है लेटरल स्टेबिलिटी, हमें लेटरल स्टेबिलिटी मिल जाती है एंड ये प्रिवेंट करता है बल्जिंग से, स्प्रेडिंग से एंड एज फेलियर से। देन एट्थ है ड्रेनेज, जो हमारी जियो टेक्सटाइल्स होती हैं वो अलाउ करती हैं वाटर के फ्लो को और रिटेन करके रखती हैं सॉइल के पार्टिकल्स को। नाइन्थ है डायनामिक प्रॉपर्टीज़, ये परफॉर्म करती हैं बेटर अंडर वाइब्रेशंस में, ट्रैफिक लोड्स में एंड रिपीटेड लोडिंग में। मीन्स जब हम रिन्फोर्समेंट करते हैं तो हमारी जो सॉइल होती है वो डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में बेटर परफॉर्म करती है, वाइब्रेशंस में, ट्रैफिक लोड्स में, रैपिड लोडिंग्स में। अब है फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सॉइल का टाइप कौन सा है, रिन्फोर्समेंट का टाइप कौन सा, हमने कौन सी रिन्फोर्समेंट यूज़ करी है, रिन्फोर्समेंट की लेंथ कितनी है, रिन्फोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड करी है उनमें स्पेसिंग कितनी रखी है, नंबर ऑफ लेयर्स मीन रिन्फोर्समेंट की कितनी लेयर्स हमने यूज़ करी हैं, एंड इंटरफेस फ्रिक्शन क्या है। इंटरफेस फ्रिक्शन मीन जो हमने रिन्फोर्समेंट में जो मटेरियल यूज़ करा है और जो हमारी सॉइल है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या है। देन आता है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, अनरिन्फोर्स्ड जो सॉइल होती है उसमें सडन फेलियर होता है और लार्ज स्ट्रेन होता है, और जो हमारी रिन्फोर्स सॉइल होती है उसमें हायर स्ट्रेंथ होती है, लोअर स्ट्रेन होता है एंड डक्टाइल बिहेवियर होता है। एप्लीकेशन होते हैं इनके रिटेनिंग वॉल्स में, फाउंडेशंस में, रोड्स में, रेलवेज में, एम्बैंकमेंट्स में, ब्रिज अबेंडमेंट्स में एंड अर्थन डैम्स में। कंपैरिजन देखते हैं, जो हमारी ऑर्डिनरी सॉइल होती है एंड रिन्फोर्स सॉइल होती है, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है ऑर्डिनरी सॉइल की लो होती है, रिन्फोर्स सॉइल की हाई होती है। बियरिंग कैपेसिटी हमारी ऑर्डिनरी सॉइल की मॉडरेट होती है, रिन्फोर्स सॉइल की हाई रहती है। सेटलमेंट हमारा ऑर्डिनरी सॉइल में हाई होता है एंड रिन्फोर्स सॉइल में लो होता है। जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ऑर्डिनरी सॉइल में नेग्लिजिबल होती है, रिन्फोर्स सॉइल में गुड अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। स्टेबिलिटी हमारी ऑर्डिनरी सॉइल में लो रहती है, वही रिन्फोर्स सॉइल में हाई रहती है। देन है एप्लीकेशन एंड सैलो फाउंडेशन ऑन रिन्फोर्स सॉइल, एप्लीकेशन ऑफ सॉइल इन्फोर्समेंट। सॉइल इन्फोर्समेंट की एप्लीकेशन कहाँ होती है, रिटेनिंग वॉल्स में होते हैं, फाउंडेशंस में होते हैं, रोड्स एंड हाईवेज में होते हैं, रेलवेज में होते हैं, सॉफ्ट सॉइल इम्बैंकमेंट्स में होते हैं, स्लोप को स्टेबलाइजेशन करने के लिए होते हैं, ब्रिज के अबेंडमेंट्स में होते हैं, एयरपोर्ट पेवमेंट्स में होते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स बनाने में होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्फोर्समेंट की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इंटरफेस फ्रिक्शन। इंटरफेस फ्रिक्शन मीन्स ये हमारी सॉइल है, ये हमने इन्फोर्समेंट को यूज़ करा है, तो इन दोनों ये दोनों सरफेस हैं इनके बीच में फ्रिक्शन क्या है, इंटरफेस फ्रिक्शन क्या है। अगर हाई फ्रिक्शन होगा तो बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। रिन्फोर्समेंट की लेंथ कितनी है, जो हमारी रिन्फोर्समेंट की लेंथ होती है वो शुड एक्सटेंड होनी चाहिए बियॉन्ड फेलियर जोन्स। अगर हमारा फेलियर जोन इतना है तो जो हमारी रिन्फोर्समेंट की लेंथ है वो फेलियर जोन से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें जो रिकमेंडेड करा जाता है रिन्फोर्समेंट की लेंथ वो होनी चाहिए L = 3 टाइम ऑफ ब्रेथ टू 5 टाइम ऑफ ब्रेथ। स्पेसिंग ऑफ लेयर, जो हमारी लेयर्स हैं उनमें कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। जो क्लोजर स्पेसिंग होती है वो हमें देती है बेटर कन्फाइनमेंट देती है और हाई बियरिंग कैपेसिटी देती है। देन फोर्थ है डेप्थ ऑफ फर्स्ट लेयर, जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसकी डेप्थ क्या है। जो फर्स्ट लेयर है उसको हमें प्लेस करना चाहिए नियर फुटिंग बेस। जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है रिन्फोर्समेंट की उसको हमें फुटिंग के बेस के नियर में प्लेस करना होता है और हमें रिकमेंडेड करा जाता है U होना चाहिए 0.25 B to 0.5 B। देन है टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है तो हमें बेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलती है। देन आता है सॉइल का टाइप कौन सा है। जो हमारे ग्रेनुलर सॉइल होती है वो बेस्ट होती है ड्यू टू बेटर फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें हमारी जो ग्रेनुलर सॉइल होती है उसमें बेटर फ्रिक्शन होता है और बेटर इंटरलॉकिंग होती है। देन आता है नंबर ऑफ लेयर, हमने कितनी लेयर्स यूज़ कर रही हैं। यूजली हमें 3 to 5 लेयर्स रिन्फोर्समेंट की यूज़ करनी होती हैं। देन आता है स्टिफनेस क्या है। जो हमारा स्टिफर रिन्फोर्समेंट होता है वो हमारे सेटलमेंट को रिड्यूस कर देता है और डिफॉर्मेशन को भी रिड्यूस करता है। देन आता है ड्रेनेज, अगर हमारा गुड ड्रेनेज होगा तो हमारे प्रिवेंट करेगा पोर वाटर प्रेशर को। देन आता है ड्यूरेबिलिटी क्या है। जो मटेरियल है उसमें होना चाहिए रेजिस्टेंस, शुड रेजिस्टेंस होना चाहिए कोरिजन के लिए, क्रीप के लिए एंड वेदरिंग के लिए। देन आता है सैलो फाउंडेशन ऑन रिन्फोर्स सॉइल। सैलो फाउंडेशन रिन्फोर्स सॉइल में सैलो फाउंडेशन बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ बियरिंग कैपेसिटी को एंड सेटलमेंट परफॉर्मेंस को।
इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन पैरामीटर। जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले है फुटिंग की विड्थ को। जो फुटिंग की विड्थ है वो कंट्रोल स्ट्रेस जोन में होनी चाहिए। डेप्थ ऑफ फर्स्ट लेयर, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, जो डेप्थ ऑफ फर्स्ट लेयर है वो विद इन फेलियर जोन में होनी चाहिए। देन है वर्टिकल स्पेसिंग। वर्टिकली जो हमारी स्पेसिंग है, हम वर्टिकली स्पेसिंग रख रहे हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग अगर होगी तो हमारी इम्प्रूव करेगी कॉन्फाइनमेंट को। देन है नंबर ऑफ लेयर, हम रिइंफोर्समेंट की कितनी लेयर रख रहे हैं। जो हमारी टॉप लेयर है वो मोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। देन है रिइंफोर्समेंट की लेंथ एल। लॉन्गर लेंथ होगी तो प्रिवेंट करेगी पुल आउट फेलियर को। पुल आउट फेलियर मीन्स समझो ये हमारी सॉइल है, अगर हमने इसके बीच में रिइंफोर्समेंट कर दिया, अगर हमने इसके बीच में रिइंफोर्समेंट करा, अगर हमारी लेंथ कम होगी तो जो हमारा, समझो हमने यहाँ पर स्टील रिइंफोर्समेंट करा, अगर हमारी लेंथ कम होगी तो ये सॉइल की लेयर है, यहाँ बीच में हमने स्टील यूज़ करा है तो हमारा स्टील यहाँ से पुल आउट हो जाएगा, बाहर निकलने लग जाएगा। लेकिन अगर हमारी प्रॉपर लेंथ होगी स्टील की तो हमारे यहाँ पर पुल आउट फेलियर नहीं होगा। टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट, हम कौन से रिइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं। जियो ग्रिड यूज कर रहे हैं, जियो टेक्सटाइल यूज कर रहे हैं, स्टील की स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं। 7 है पुल आउट रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करता है एंकोरेज पे एंड सॉइल के फ्रिक्शन पे। फेलियर मोड्स, फेलियर्स के कौन कौन से मोड्स होते हैं इसमें। बियरिंग फेलियर होता है जिसमें कि शेयर फेलियर होता है बिलो फुटिंग। देन होता है पुल आउट फेलियर जिसमें रिइंफोर्समेंट स्लाइड हो जाती है आउट, मीन जो ये रिइंफोर्समेंट है स्लाइड हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं। देन होता है हमारा रप्चर फेलियर, जो हमारा टेंशन होता है वो एक्सिड कर देता है रिइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ को और वहाँ पर रप्चर हो जाता है, चीज़ें फट जाती हैं। देन आता है एक्सेसिव सेटलमेंट, जब ज़्यादा ही सेटलमेंट हो जाए, जब हमारी सेटलमेंट एक्सिड कर देती है लिमिट को। देन आता है स्लाइडिंग फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर मीन्स लेटरल मूवमेंट हो जाता है रिइंफोर्स ब्लॉक्स का। देन आता है आइडियलाइज सॉइल मॉडल एंड इंटरफेस बिहेवियर। आइडियलाइज सॉइल मॉडल मीन्स सिंप्लीफाइड मॉडल जो रिप्रेजेंट करता है सॉइल के बिहेवियर को। हम एक आइडियलाइज सॉइल मॉडल को हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी ये सॉइल है वो उसका मॉडल कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। टाइप्स ऑफ सॉइल मॉडल, सॉइल मॉडल्स के टाइप होते हैं रिजिड प्लास्टिक मॉडल, इसमें नो स्ट्रेन होता है बिफोर फेलियर। जो हमारा रिजिड प्लास्टिक मॉडल होता है उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है बिफोर फेलियर, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आता है सॉइल में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता है फेलियर से पहले। और लार्ज डिफॉर्मेशन होता है आफ्टर फेलियर, जब फेलियर से पहले कोई भी चेंज नहीं होता है और जब फेलियर होता है उसके बाद लार्ज डिफॉर्मेशन आता है। इसके यूजेस होते हैं बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने में, कोलैप्स लोड फाइंड करने में। देन सेकंड होता है लीनियर इलास्टिक मॉडल। जो हमारा लीनियर इलास्टिक मॉडल होता है इसमें स्ट्रेस होता है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यूजेस होते हैं इसके सेटलमेंट एनालिसिस करने में और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने में। इसमें लिमिटेशन होती है, जो हमारी रियल सॉइल होती है वो कभी भी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती है। थर्ड आता है इलास्टिक प्लास्टिक मॉडल। जो इलास्टिक प्लास्टिक मॉडल होता है इसमें इलास्टिक होती है बिफोर यील्डिंग, जो हमारी सॉइल होती है वो इलास्टिकली बिहेव करती है यील्डिंग से पहले, एंड जब यील्डिंग हो जाती है उसके बाद प्लास्टिकली बिहेव करती है। मीन्स जब तक यील्डिंग ना हो, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने सॉइल में तो हमारी सॉइल इलास्टिकली बिहेव करेगी। मीन्स हम सॉइल अप्लाई कर रहे हैं और अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारी जो सॉइल है ये डिफॉर्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम फोर्स को रिमूव कर देंगे हमारी सॉइल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन जब यील्डिंग हो जाती है तो वो प्लास्टिकली बिहेव करती है। मीन्स अगर हमने लोड अप्लाई करा, ये यील्डिंग के बाद हमारी जो ये सॉइल है ये अब डिफॉर्म हो गई, अगर हम अब लोड हटा भी देते हैं तो भी अब अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाएगी आफ्टर यील्डिंग। इसके यूज़ होते हैं एडवांस फाउंडेशन एनालिसिस करने में। फोर्थ है मोहर कुलम मॉडल। जो मोहर कुलम मॉडल होता है वो बेस होता है कोहेजन पे एंड इंटरनल फ्रिक्शन पे। इसके यूजेस होते हैं स्लोप्स में, रिटेनिंग वॉल्स में एंड बियरिंग कैपेसिटी में। फिफ्थ होता है नॉन लीनियर इलास्टिक मॉडल। जो नॉन लीनियर इलास्टिक मॉडल होता है उसमें स्टिफनेस जो होती है वो चेंज होती है स्ट्रेस के साथ में। इसको हम यूज़ करते हैं FEM में, फाइनाइट एलिमेंट मेथड एनालिसिस में यूज़ करते हैं, सेटलमेंट प्रिडिक्शन में यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ सॉइल मॉडल। सॉइल मॉडल का एडवांटेज क्या क्या होते हैं, ये सिंप्लीफाई कर देता है एनालिसिस को, ये इसमें हम प्रिडिक्ट कर देते हैं स्ट्रेस को एंड सेटलमेंट्स को। ये यूज़फुल होता है डिज़ाइन में। इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, जो हमारा ये होता है बेस्ड ऑन अजम्पशन, क्योंकि हम जो भी चीज़ को कर रहे हैं वो अजम्पशंस पे कर रहे हैं। ये कैन नॉट रिपीट ऑल सॉइल बिहेवियर,
कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल सॉइल बिहेवियर। हमारी जो सॉइल होती है डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, तो ये सारी ही सॉइल के बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हम बस एक बिहेवियर को लेके चलते हैं कि जो हमारी सॉइल्स होती हैं उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, बट रियल में हमारी सारी डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। अब है इंटरफेस बिहेवियर। इंटरफेस बिहेवियर मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन सॉइल या फिर जियोग्रिड के बीच में, सॉइल या फिर फुटिंग के बीच में, सॉइल या फिर रिइंफोर्समेंट के बीच में। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरफेस बिहेवियर। इंटरफेस बिहेवियर के कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट होता है फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस टू स्लाइडिंग, टाउ इज इक्वल टू सिग्मा टेन डेल्टा, जहाँ पर हमारा डेल होता है इंटरफेस फ्रिक्शन एंगल। देन सेकंड होता है एडिशन। एडिशन मीन्स बॉन्डिंग है हमारी, बॉन्डिंग इन कोहेसिव सॉइल, जो हमारी कोहेसिव सॉइल है उसमें बॉन्डिंग कितनी है इसके पार्टिकल में। देन है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग मीन्स जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो लॉक हुए हैं ग्रिड्स की ओपनिंग में। देन आता है पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस मीन्स जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू रिप्स या फिर प्रोजेक्शंस की वजह से। देन नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंटरफेस बिहेवियर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे इंटरफेस बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सॉइल का टाइप, सेकंड है रफनेस, देन है मॉइस्चर, देन है डेंसिटी एंड देन है नॉर्मल प्रेशर। इंपॉर्टेंट होती है, इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ये कंट्रोल करते हैं स्ट्रेस ट्रांसफ़र को, ये इम्प्रूव करते हैं बियरिंग कैपेसिटी को एंड रिड्यूस करते हैं सेटलमेंट को। देन है मेथड्स ऑफ इंटरफेस बिहेवियर। इंटरफेस बिहेवियर को जो मेथड होते हैं वो फर्स्ट होता है डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं शियर स्ट्रेंथ को, फ्रिक्शन एंगल को एंड एडिशन को। देन सेकंड होता है पुल आउट टेस्ट। पुल आउट टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं पुल आउट रेजिस्टेंस को एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को। देन थर्ड आता है हमारा प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं बियरिंग कैपेसिटी को एंड सेटलमेंट रिडक्शन को। देन फोर्थ आता है ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को एंड शियर पैरामीटर्स को। देन आता है हमारा न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में होता है हमारा FEM फाइनाइट एलिमेंट मेथड एंड FDM। ये यूज़ होते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एंड सेटलमेंट प्रिडिक्शन करने के लिए। देन आता है हमारा इलास्टिक मॉडल ऑफ सॉइल बिहेवियर इन रिइंफोर्समेंट फाउंडेशन। इलास्टिक मॉडल मीन्स जिसमें हम एज्यूम करते हैं सॉइल के बिहेव, जो हमारी सॉइल होती है वो बिहेव करती है इलास्टिकली अंडर वर्किंग लोड। अगर हमारी सॉइल में कोई वर्किंग लोड लग रहा है तो वहाँ पर इलास्टिकली बिहेव करेगी, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मॉडल। इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, जैसे कि हमारी सॉइल जो है वो होमोजीनियस होगी एंड आइसोट्रॉपिक होगी, जो हमारा डिफॉर्मेशन होगा वो काफ़ी कम होगा, जो हमारा स्ट्रेस होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन, एंड जो हमारा होगा परफेक्ट बॉन्ड होगा रिइंफोर्समेंट के साथ हमारे सॉइल का। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इसमें होता है सिग्मा इजिकल्स टू ई इंटू ईटा, जहाँ पर हमारा सिग्मा है वो है स्ट्रेस, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड ईटा है स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, देन प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का। देन रोल ऑफ रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट का रोल होता है, ये इंक्रीज कर देता है हमारी स्टिफनेस को, रिड्यूस करता है सेटलमेंट को, ये रिस्ट्रेन करता है लेटरल डिफॉर्मेशन को एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को। देन नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडल। इलास्टिक मॉडल्स के टाइप होते हैं लीनियर इलास्टिक मॉडल, जो बेस्ड होता है हमारे हुक्स लॉ पे। इसको हम यूज़ करते हैं इमीडिएट सेटलमेंट्स में एंड फाउंडेशन डिजाइनिंग में। इनमें लिमिटेशन होता है कि रियल सॉइल जो होती है वो नॉन लीनियर होती है, बट इसमें हम एज्यूम करते हैं जो हमारी सॉइल है वो लीनियर है। सेकंड है हमारा इलास्टिक हाफ स्पेस मॉडल। जो इलास्टिक हाफ स्पेस मॉडल है, इसमें जो हमारी सॉइल है उसको हम ट्रीट करते हैं सेमी इनफाइनाइट इलास्टिक मास की तरह। ये बेस्ड होता है बॉयसिन्स थ्योरी पे एंड वेस्टरगार्ड थ्योरी पे। इसके यूज़ करते हैं हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करने में एंड सेटलमेंट को एनालिसिस करने में। देन थर्ड आता है लेयर्ड इलास्टिक मॉडल। जो लेयर्ड इलास्टिक मॉडल है उसमें हम एज्यूम करते हैं जो हमारी डिफरेंट सॉइल की लेयर होती है वो होती है, जो हमारी सॉइल की डिफरेंट लेयर होती हैं उसमें डिफरेंट स्टिफनेस होती है। इसको हम यूज़ करते हैं पेवेंट डिजाइनिंग में एंड रिइंफोर्स फाउंडेशन में। देन फोर्थ आता है विंकलर मॉडल। जो विंकलर मॉडल होता है वो उसमें हम सॉइल को जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंट स्प्रिंग की तरह। मीन्स हम एज्यूम करते हैं जो हमारी सॉइल है वो एक इंडिपेंडेंट स्प्रिंग की तरह वर्क करती है। अगर स्प्रिंग हम जैसे हमारे पास स्प्रिंग होती है, अगर हम उसको यूँ कम पुश करते हैं तो ऊपर को भी वो कम ही होती है,
पुल होती है, बट अगर हम उसे ज़्यादा पुश करते हैं तो ऊपर को ज़्यादा पुल होती है। तो हम इसमें यही एज्यूम करते हैं जो हमारी सॉइल है वो बिहेव करती है, रिप्रेजेंट होती है बाय इंडिपेंडेंट स्प्रिंग की तरह। इसकी इक्वेशन होती है Q इजिकल्स टू के एस इंटू एस। यहाँ पर हमारा Q होता है सॉइल का रिएक्शन, के एस होता है हमारा मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन एंड एस होता है हमारा सेटलमेंट। मीन्स हम जितना हमारा सेटलमेंट होगा, जितना हम इसको पुश कर रहे हैं, जितना दबा रहे हैं, उतना ही सॉइल का रिएक्शन भी होगा। कम दबाएंगे तो कम रिएक्शन होगा, ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। इनके यूजेस होते हैं राफ्ट फाउंडेशन में, रेलवे ट्रैक में एंड पेवमेंट्स में। अब है बिहेवियर ऑफ रिइंफोर्स्ड फाउंडेशन। जो रिइंफोर्स्ड फाउंडेशन होती है ये रिड्यूस कर देती है हमारे सेटलमेंट को, बेटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, लोअर शेयर स्ट्रेस देती है हमें और रिड्यूस कर देती है हमारे डिफरेंशियल सेटलमेंट को। देन है पैरामीटर्स अफेक्टिंग इलास्टिक रिस्पॉन्स। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे इलास्टिक रिस्पॉन्स को। तो फर्स्ट है रिइंफोर्समेंट स्टिफनेस। अगर हायर स्टिफनेस होगी तो हमारा लोअर डिफॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ लेयर, ज़्यादा लेयर होगी तो बेटर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डेप्थ ऑफ प्लेसमेंट, जो हमारी टॉप लेयर है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। देन है रिइंफोर्समेंट लेंथ, हमारी लॉन्गर लेंथ प्रिवेंट करती है पुल आउट को। देन है सॉइल टाइप, अगर हमारी ग्रेनुलर सॉइल है तो हमें वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। देन है एडवांटेज ऑफ इलास्टिक मॉडल, इलास्टिक मॉडल के एडवांटेज। ये सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स होता नहीं है। ये गुड होती है सेटलमेंट प्रिडिक्शन करने के लिए, यूज़फुल होती है सर्विसेबिलिटी के लिए, ये टाइम सेविंग होती है एंड गुड होती है कंपैरिजन स्टडीज़ के लिए। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि जो हमारी रियल सॉइल होती है वो कभी भी परफेक्ट इलास्टिक नहीं हो सकती एंड कैन नॉट प्रिडिक्ट इलास्टिक फेलियर। हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अपने प्लास्टिक फेलियर को। ये लेस एक्यूरेट होती है लार्ज डिफॉर्मेशंस के लिए। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं रिइंफोर्स सैलो फाउंडेशन में, जियोग्रिड रिइंफोर्स सबग्रेड में, पेवमेंट्स में एंड एम्बैंकमेंट्स में। सो यहाँ पर हमने अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये थी हमारी शॉर्ट रिविजन वीडियो। देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।